नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ प्रोग्राम में। और आज 13 फरवरी है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। और इससे बनने वाले प्रश्न उत्तर के विषय में जो हम चर्चा करते हैं उसके साथ साथ उससे संबंधित जो बेसिक स्टैटिक जीके है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ताकि आगे आने वाली हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकें। तो इसके साथ ही इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। वीडियो आप लोगों को पसंद है तो ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न के उत्तर की ओर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न था कि वित्त आयोग के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है। तो ऑप्शंस थे अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 164। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 280। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के संबंध में प्रावधानों को बताया गया है, जिसका गठन कौन करता है। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या फिर राष्ट्रपति को यदि लगता है कि 5 साल से पहले वित्त आयोग का गठन हो जाना चाहिए तो वह उससे पहले भी 5 साल से पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। तो ये वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। तो 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 2017 में किया गया था। और इस वित्त आयोग की अनुशंसाएं जो प्रभावी होंगी वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक प्रभावी होंगी, यानी कि 5 साल के लिए वित्त आयोग किसी वित्त आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होती है। तो 15 वित्त आयोग की अनुशंसाएं कितने वर्षों के लिए प्रभावी होंगी? 5 वर्षों के लिए होंगी। तो अध्यक्ष कौन होंगे? तो एक बार फिर से NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर, तो जो कि आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में भारत ऊर्जा आउटलुक 2021 किसने जारी किया है? भारत ऊर्जा आउटलुक 2021 किसने जारी किया है? तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में 2040 तक ऊर्जा की मांग में जो वृद्धि है वो दुनिया में सबसे अधिक हो जाएगी, जो कि किसमें बताया गया? भारत ऊर्जा आउटलुक 2021 की रिपोर्ट में बताया गया, जिससे किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। इसके साथ ही भारत ऊर्जा आउटलुक 2021 के अनुसार 2019 से 2030 के बीच भारत की जो ऊर्जा मांग है उसमें लगभग 25% की वृद्धि का अनुमान है। और इसके साथ साथ 2040 तक लगभग जो है ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कि जो अभी मांग है उसका लगभग जो है 25% का 2 गुना हो जाएगा, यानी 50% तक ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी के साथ देखा गया इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2030 तक जो भारत में तेल का आयात है, क्रूड ऑयल का आयात है, कच्चे तेलों का आयात है, उस पर भारत की निर्भरता जो है 90% तक बढ़ जाएगी। अभी जितनी भी मांग है उसके 90% तक बढ़ने का अनुमान इसमें लगाया गया है। किस पर? तेल के आयात पर, जो कि भारत क्रूड ऑयल का तेल का आयात करता है। क्रूड ऑयल के आयात के मामले में अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत जो है वो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा LPG का आयातक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का आयातक है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा। और तेल के मामले में, क्रूड ऑयल के मामले में, पेट्रोलियम के मामले में दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। और पहला सबसे बड़ा आयातक, दुनिया में सबसे बड़ा आयातक अगर हम बोलें तो कौन होगा? चीन होगा। और LPG के मामले में भारत चौथा सबसे बड़ा आयातक है। इसी के साथ अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है एक क्या है? स्वायत्त संगठन है और इसमें 30 सदस्य और 8 सहयोगी देशों के साथ ये एक वैश्विक स्तरीय विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित कराने का ये काम करती है। इसकी स्थापना 1974 में की गई। इसकी स्थापना करने का कारण ये था कि तेल के संकट का आना इसका एक बहुत बड़ा कारण था, जो कि ओपेक जो देश हैं, जो कि तेल उत्पादन करने वाले देश हैं, उनका एक संगठन है ओपेक ने तेल की जो मुद्रा थी, तेल के जो मूल्य थे उसमें बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी कर दिए थे, जिसने पूरी दुनिया को एक तरीके से चौंका दिया था उस समय। तो IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय
ऊर्जा एजेंसी के जो प्रमुख क्षेत्र है जिसमें वो कार्य करती है, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कार्य करती है, आर्थिक विकास को लेकर कार्य करती है, और इसके साथ साथ पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक संबद्धता यानी कि एंगेजमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने का कार्य ये करती है। इसी के साथ देखा जाए तो भारत इसका जो सदस्य देश बना सहयोगी के रूप में, सहयोगी सदस्य के रूप में 2017 में इसका सदस्य देश बना। और IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में स्थित है। तो पेरिस फ्रांस में स्थित है IEA का मुख्यालय। तो इसी के साथ आज की वीडियो के अपने दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश का रहा? तो ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। तो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में दक्षिण कोरिया जो है वो पहली रैंक पर रहा, और इस इंडेक्स में सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर स्विट्ज़रलैंड रहा। इससे पहले अगर देखें तो पहले स्थान पर जो 2020 की रिपोर्ट थी उसमें पहले स्थान पर जर्मनी का नाम था, जर्मनी का रैंकिंग था, लेकिन अब इस वर्ष जो है जर्मनी चौथे स्थान पर आ चुका है। तो पहले स्थान पर कौन है? दक्षिण कोरिया, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर स्विट्ज़रलैंड और चौथे स्थान पर जर्मनी का स्थान आया है। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन पिछले वर्ष के मुकाबले 1 अंक नीचे खिसका है और 16वें स्थान पर आ गया है। और भारत पहली बार ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 50 में आया है और 50वीं रैंकिंग उसने प्राप्त की है। भारत की क्या रैंकिंग है इस समय? 50वीं रैंकिंग है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में कितनी रैंकिंग है? 50वीं रैंकिंग है। तो 2016 के बाद ये पहली बार जो है शीर्ष 50 में आया है, टॉप 50 में भारत आया है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि तियानवेन 1 किस देश का मंगल मिशन है? तियानवेन 1 किस देश का मंगल मिशन है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात या जापान। तो इसका आंसर होगा चीन। तो तियानवेन 1 चीन का एक मंगल मिशन है जो कि 23 जुलाई 2020 में शुरू किया गया था ये मिशन, और ये मंगल मिशन है, और इसने अभी मंगल ग्रह के कक्षा में प्रवेश किया है और उसकी कुछ तस्वीरें भेजी हैं। तो मंगल ग्रह के कक्षा में प्रवेश किया है तियानवेन 1 ने, जो कि किसका मिशन है? चीन का मंगल मिशन है। और इसे कब शुरू किया गया था? 23 जुलाई 2020 में शुरू किया गया था। इसके साथ एक लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर है। इसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के सर्वेक्षण करना, उसका निरीक्षण करना और उस ग्रह की भौगोलिक संरचनाओं और सतही विशेषताओं और जलवायु के बारे में जानकारी एकत्र करके पृथ्वी पर भेजना है। यदि हम मंगल से संबंधित अन्य देशों पर चर्चा करें तो देख पाते हैं कि रूस या USSR ने 1971 में मंगल ग्रह पर लैंड करने वाला पहला देश था। उसके बाद USA, संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचा था, और इसके बाद जो तीसरा देश बना था विश्व में वो चीन बना था। यानी कि पहले रूस, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर उसके बाद जो चौथा देश बना इस क्रम में वो भारत देश बना। भारत ने अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह कक्षा में प्रवेश किया और इस क्रम में भारत चौथा देश बनता है विश्व में। और पहले प्रयास में पहुंचने वाला जो देश बना वो भारत बना। कि पहले प्रयास में अगर मंगल ग्रह कक्षा में कोई देश पहुंचा तो वो भारत पहुंचा। अभी हाल ही में हमने देखा कि संयुक्त अरब अमीरात का एक मंगल मिशन है, होप प्रोब मंगल मिशन, जिसे जापान ने लॉन्च किया था। संयुक्त अरब अमीरात का है होप प्रोब मंगल मिशन। इसने अभी मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है और ऐसा करने वाला ये विश्व का 5वां देश हो गया है, और इसके साथ साथ अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला ये विश्व का दूसरा देश हो गया है भारत के बाद। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी या 12 फरवरी। तो इसका आंसर होगा 11 फरवरी। तो हकीम अजमल खान की जयंती को मनाने के लिए हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। यह यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। और ये पहली बार जो मनाया गया था वो 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। तो ये किसके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि एक प्रतिष्ठित भारतीय यूनानी चिकित्सक थे और एक स्वतंत्रता सेनानी
शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक भी थे। हकीम अजमल खान ने वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति ग्रीस से उत्पन्न हुई थी, यानी कि यूनान में उत्पन्न हुई थी, और ये ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेटस, ग्रीक के एक चिकित्सक हुए, ग्रीस के एक चिकित्सक हुए कौन, हिप्पोक्रेटस, और रोमन चिकित्सक गैलन की शिक्षाओं पर आधारित है यूनानी चिकित्सा पद्धति। और यह एक परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें शरीर के सभी अंगों और तंत्रों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। और ये इलाज हर्बल दवाओं और विशिष्ट व्यायाम का प्रयोग करके इनका इलाज किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, जैसे कि भारत और चीन ने किस क्षेत्र में तनाव समाप्त करने के लिए समझौता अभी किया है। तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वी लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा पूर्वी लद्दाख। तो अभी हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिकों ने लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी किनारे पर तनाव को समाप्त करने के लिए पीछे हटना शुरू कर दिया है, वही ये हुए एक समझौते के अनुसार, समझौते के तहत। और ये लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास दोनों ही देशों के बीच गतिरोध को हल करने की तरफ उठाया गया ये अभी पहला कदम है कि दोनों देशों की सेनाएं अब उस क्षेत्र से पीछे हट रही हैं जहां पे स्टैंड ऑफ हुआ था, वहां से अब ये दोनों देश की सेनाएं पीछे हट रही हैं। और इस समझौते के तहत चीनी सैनिक जो होंगे वो फिंगर 4 से अपनी वर्तमान स्थिति से हटकर पीछे की तरफ पूर्व में जाकर फिंगर 8 पर पुनः अपने स्थान पर वापस लौटेंगे, जहां पर फिंगर 8 को हम LAC मानते हैं, भारत की ओर से LAC जो है फिंगर 8 को मानते हैं। लेकिन चीन ने लगातार ये दावा किया है कि फिंगर 4 जो है वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इस पर हम आगे देखते हैं कि जो अभी भारतीय सेना होगी वो फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट पर तैनात रहेगी। और इन दोनों देशों ने ये समझौता किया है कि ये फिंगर 8 और फिंगर 3 के बीच का जो क्षेत्र है वो नो पेट्रोलिंग क्षेत्र में रखा गया है। तो नो पेट्रोलिंग जोन होगा कौन कौन सा, फिंगर 8 से फिंगर 3 के बीच का जो क्षेत्र होगा नो पेट्रोलिंग क्षेत्र होगा। तो भारत लगातार जो फिंगर 8 है उसे LAC मानता आया है और चीन लगातार फिंगर 4 को LAC के रूप में बोलता आया है। तो इस पर अभी जो स्टैंड ऑफ हुआ था, स्टैंड ऑफ होने वाली जो स्थिति है वर्तमान की, जहां पर दोनों सेना एक साथ थी, तो फिंगर 4 पर दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराव में थी और ये भारत की तरफ से लगातार आरोप लगाया जाता रहा है। भारत ने लगातार इस चीज़ को बताया है कि चीन फिंगर 8 से 8 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में फिंगर 4 तक घुस आई है। तो अभी जो फिंगर 8 से जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ से भारतीय सीमा में 8 किलोमीटर तक चीनी सेना घुसकर आई है जो कि फिंगर 4 तक है। तो इसी के साथ इसमें हम देखते हैं जो वर्तमान जो समस्या बनी हुई है इस सीमा पर वो कुछ इस तरीके से है कि LAC के संदर्भ में चीन की जो वर्तमान दावे हैं और जो आधिकारिक दस्तावेज के दर्ज पर इसकी अवस्थिति की तुलना से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1960 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब 1960 के बाद से चीन LAC से 8 किलोमीटर पश्चिम क्षेत्र में दाखिल हो गया है। यानी कि जब 1960 में एक समझौता हुआ था तो LAC को ये माना गया था जो कि फिंगर 8 पर है, LAC फिंगर 8 पर LAC है। तो इससे ये पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में आ चुका है जो कि 1960 के दस्तावेज से स्पष्ट रूप से पता चलता है। इसी तरीके से चीन के अभी हालिया दावे के अनुसार कि फिंगर 4 तक उसका हिस्सा है जो कि चीनी अधिकार क्षेत्र में आता है। चीन लगातार इस बात को कहता है कि फिंगर 4 तक एक्चुअल कंट्रोल जो है वो कहाँ तक है, फिंगर 4 पर है, ना कि फिंगर 8 पर बना हुआ है इसका एक्चुअल कंट्रोल कहाँ तक है, एक्चुअल कंट्रोल है फिंगर 8 तक जो कि भारत कहता है और चीन कहता है फिंगर 4 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में। तो अभी चीन के इस हालिया दावे में इस चीज़ को देखा गया कि फिंगर 4 को वो अपना हिस्सा मानता है, जबकि भारत जो है फिंगर 8 को LAC की वास्तविक भौतिक स्थिति बताता रहा है। तो इसी प्रकार इसमें हम ये देख पाते हैं कि पैंगोंग झील के तट पर जो स्थित पर्वत स्कंध हैं या माउंटेन स्पॉट्स हैं
उनको फिंगर के नाम से जाना जाता है, जो कि आप अगर इस मैप में आसानी से समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जो एक नुकीली नोक सी जो झील में निकली हुई हैं उन्हें फिंगर के रूप में नामित किया गया है, जो कि पर्वतीय क्या है स्कंद हैं। और इस स्कंद में ये जो टोटल है यहाँ पे 8 स्कंद हैं, 1 से 8 तक स्कंद हैं, यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 नंबर जो शुरू होता है वो भारत की तरफ से शुरू होता है और 8 चीन की तरफ ख़त्म होता है जाकर। तो फिंगर 8 पर जो है वो LAC को हमने माना हुआ है और चीन इसको लगातार नकारता रहा है और वो फिंगर 4 तक LAC को मानता है, यानी कि अपना अधिकार क्षेत्र फिंगर 4 तक मानता है। तो इससे पहले भी चीन ने 1999 में जो हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर हुआ था, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं, उस समय फिंगर 4 तक चीन ने फिंगर 8 से सड़क बना दी थी और फिंगर 4 पर लगातार वो अपनी प्रभुत्व को जताता रहा है। वो एक कारण ये हुआ था कि 1999 में हुए कारगिल युद्ध में हमने अपनी अधिकांश सेना भारत चीन सीमा से यानी LAC से हटाकर कारगिल की तरफ भेज दी थी, जिसका फ़ायदा चीन ने उठाया और उसने जो है अंदर 8 किलोमीटर अंदर की ओर आकर, यानी कि फिंगर 8 से अंदर की तरफ आकर फिंगर 4 पर सड़क बना दी और फिंगर 4 तक उसने अपने देश का हिस्सा होने का दावा किया। तो इस प्रकार से भारत के संपर्क को पूरी तरीके से रोकते हुए प्रभावी रूप से 8 किलोमीटर तक पश्चिम की तरफ ये 1999 में भी आ गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, एक समझौते के अनुसार फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच में नो पेट्रोलिंग जोन को अभी डिसाइड किया गया है और फिंगर 8 तक चीनी सेना वापस लौट जाएगी और भारतीय सेना फिंगर 3 पर बनी रहेगी, फिंगर 3 पर बनकर निगरानी करेगी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र तोमर, नितिन गडकरी, अमित शाह या राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा नितिन गडकरी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला परिवर्तित CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है और ये किसानों को ईंधन की लागत बचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। इसमें जो ये डीजल इंजनों की तुलना में सस्ता होगा, डीजल ट्रैक्टरों की तुलना में ये CNG ट्रैक्टर सस्ता होता है और ये बायो CNG जो इसमें यूज़ होगा या जो बायो CNG का अगर हम ईंधन के रूप में हम इसमें यूज़ करेंगे तो उसका उत्पादन आसानी से खेतों से निकलने वाले पराली से उसका उत्पादन भी हो सकता है। तो यहाँ पर खेतों में ही उगने वाली जो पराली है उससे ईंधन का उपयोग, ईंधन बनाया जा सकता है और बायो CNG के रूप में इस ट्रैक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो CNG है जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है उसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में कहते हैं, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक ज्वलनशील गैस होती है जिसको अत्यधिक दबाव के साथ दबाव के अंदर जो है रखने पर जो है इसे तरल संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक गैस हमें ज्वलनशील प्राकृतिक गैस जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उसको जब हम अधिकांश दबाव पर रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? CNG कहते हैं। इसमें भी मुख्य रूप से जो अवयव पाए जाते हैं CNG में वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन पाए जाते हैं जो कि रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होते हैं। तो ये पर्यावरण के लिहाज से एक बेहतर मानी जाने वाली ऊर्जा का एक स्रोत है और पेट्रोल और डीजल की तुलना में ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड और जैविक गैस जैसे ग्रीन हाउस गैसों को ये कम उत्सर्जन करती है, जो कि पर्यावरण के लिहाज से ये बेहतर होती है। और पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में CNG पर जो खर्च है वो भी कम होता है, जिससे किसानों को लाभ होगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपके सामने कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के कार्यान्वयन में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अभी चल रहे बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए और इसमें मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रथम पुरस्कार मिला।
और इस योजना को जो शुरू किया गया था वो 2017 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए डीबीटी योजना है। ये एक तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है ये, जिसमें गर्भावस्था के कारण कामकाजी महिलाओं के वेतन के नुकसान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये की मजदूरी मुआवजा के रूप में प्रदान की जाती है। यानी गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अपने कार्यों पर नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से यदि उनको नुकसान होता है, वेतन में नुकसान होता है, तो उनको सरकार के द्वारा 3 किस्तों में 5,000 रुपये की मजदूरी मुआवजा के रूप में प्रदान की जाती है। और ये नगद प्रोत्साहन परिवार में केवल पहले जीवित बच्चे के लिए ही प्रदान किया जाता है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा कि वह वर्ष 2023 तक आईसीसी का वैश्विक भागीदार कौन बना रहेगा? ऑप्शन है बायजू, पेटीएम, सैमसंग, रेडमी। तो इसका आंसर होगा बायजू। तो अभी बायजू 2021 से 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वैश्विक भागीदार बना रहेगा। और आगे आने वाले कार्यक्रमों, आईसीसी के कार्यक्रमों में भागीदार के रूप में देखा जाएगा। जो कार्यक्रम कुछ इस प्रकार हैं कि भारत में होने वाला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, भारत में होगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, और न्यूजीलैंड में होगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप। इसमें ये भागीदार के रूप में शामिल रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगस्त 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक जर्सी पर भागीदारी के रूप में भी बायजू बन गया है, बायजू भागीदार के रूप में बन गया है। आजकल हम अगर देखते हैं कि जो भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी है, जो उनके ड्रेस है, उस पर हम बायजू लिखा हुआ देखते हैं, जो कि एक भागीदार के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बायजू जो है वो क्या है, बेंगलुरु में स्थित एक एडटेक कंपनी है। बायजू बेंगलुरु आधारित एक एडटेक कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत आवासीय विद्यालयों यानी कि जो हॉस्टल्स हैं, छात्रावास हैं, उनका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अभी शिक्षा मंत्रालय ने 1063 आवासीय विद्यालयों को समग्र शिक्षा योजना के तहत, जो कि वित्त पोषित आवासीय विद्यालय हैं और छात्रावास है, उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय रखने की घोषणा की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय रखने की घोषणा की है। और समग्र शिक्षा के तहत सरकार पहाड़ी इलाकों, छोटे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किस योजना के तहत? समग्र शिक्षा योजना के तहत। जो पहाड़ी इलाके हैं या छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर छात्रावास, हॉस्टल्स खोले जाते हैं और सरकार उस पर वित्तीय सहायता देती है समग्र शिक्षा योजना के तहत। तो समग्र शिक्षा योजना ये स्कूल क्या है कि यह स्कूल शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसमें 3 योजनाएं हैं: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ये 3 इसमें शामिल योजनाएं हैं किसमें? समग्र शिक्षा योजना में। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर, और ये वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न होगा कि श्री विल्लीपुथूर वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में हमने देखा कि तमिलनाडु में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा? श्री विल्लीपुथूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ग्रिज्ड स्क्विरल नाम की एक गिलहरी है जो यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसी वजह से इसका नाम श्री विल्लीपुथूर ग्रिज्ड स्क्विरल वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो श्री विल्लीपुथूर वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत बनाया गया है। कौन? 5वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तमिलनाडु में। और ये भारत का 51वां टाइगर
रिजर्व है। इसी प्रकार देखा जाए तो तमिलनाडु दक्षिण भारत में स्थित एक तटीय राज्य है और इसकी सीमाएं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से लगती है और श्रीलंका के साथ ये जलीय सीमा बनाता है, जो कि पाक जल संधि के नाम से भी जानी जाती है। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एडापेडी के पलानास्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और इसमें आने वाले प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो इस वीडियो पर भी हमारा लाइक 50 का टारगेट रखा गया है। तो चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, झारखंड। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बिना प्रयास किए मत रहिएगा, प्रयास करने से ही हम सीख पाते हैं। तो प्रयास जरूर कीजिएगा और जुड़िए लक्ष्य के साथ ताकि आप बढ़ सके लक्ष्य की ओर। इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।